ब्लैक कैट्स, जिसके कई स्टैब्लिश आउटलेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, मायामी, न्यूयॉर्क, लास वेगस, इन सभी जगह धूम मचाने के बाद अब इंडिया में भी एक्सपैंड कर रही है। ब्लैक कैट्स यूएसए बेस्ड फैशन अपीयरेंस कंपनी अब अपनी मेंसवेयर की कंप्लीट रेंज इंडिया में भी लॉन्च कर रही है। ब्लैक कैट्स बनता है परफेक्ट एंड स्टाइलिश मेंसवेयर जो बनते हैं बेहतरीन हाई क्वालिटी फैब्रिक से। जी हां, जानदार फैब्रिक और बेहतरीन रेंज, ये ब्लैक कैट्स ब्रांड की खास पहचान है। ब्लैक कैट्स कंपनी लेकर आ रही है इंडिया में मेंसवेयर एक्सेसरीज की पूरी रेंज, जैसे कि ब्लैक कैट्स शर्ट्स, ब्लैक कैट जीन्स, ब्लैक कैट्स फॉर्मल्स, ब्लैक कैट टीज, ब्लैक कैट्स जैकेट्स, ब्लैक कैट्स ब्लेजर्स, ब्लैक कैट्स वॉचेस, ब्लैक कैट्स शूज, ब्लैक कैट्स सनग्लासेस और भी बहुत कुछ। ब्लैक कैट्स की रेंज अब यूएसए या एयरपोर्ट पर ही नहीं बल्कि इंडिया के हर शहर में उपलब्ध होगी। कंपनी अपने आउटलेट पूरे इंडिया में खोलने जा रही है, जिसमें मेंसवेयर की पूरी रेंज आपको भी मिल सकती है। जी हाँ, यूं तो बाजार में बिकने वाले हजारों ब्रांड्स हैं, लेकिन ब्लैक कैट्स की रेंज एक बेहतरीन रेंज है जो आपको देती है एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस का कॉम्बिनेशन। और जो एक बार ब्लैक कैट्स ब्रांड को यूज करते हैं वो कहलाते हैं द परफेक्ट मैन। अगर आपके पास अच्छी लोकेशन पर अच्छा शोरूम है तो आप भी ब्लैक कैट्स की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे एग्जीक्यूटिव से स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर बात कर सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर एसएमएस भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.blackcats.in पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। जन लोकपाल बना केजरीवाल के जी का जंजाल, कानूनविदों ने कहा हमसे राय लेने के दावे झूठे। आम आदमी पार्टी का पलटवार, बोली संविधान के अनुसार हो रहा है सारा काम। आप अब झेल रही है लंबे चौड़े वादों के परिणाम, गंदे पानी से खफा लोगों ने की आप कार्यकर्ताओं से हाथापाई, पीने का साफ पानी न मिलने की वजह से नाराज थी महिलाएं। मोदी के घर में घुसकर राहुल ने बोला हमला, कहा ना मोदी पटेल के ना गरीब के, आरएसएस के विचारों ने की गांधी की हत्या, मोदी ने भी जमकर दिए जवाब। सख्त कानून के बाद भी नहीं थम रही दरिंदगी, नॉर्थ ईस्ट की लड़की से दिल्ली में हुआ बलात्कार, मुंबई में नाबालिग से गैंगरेप। और आईसीसी पर दिखेगा बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन का असर, 2014 से आईसीसी चेयरमैन का संभालेंगे पदभार। आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर विवादों में रहे हैं श्रीनिवासन।
नमस्कार, बेबाक बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। राहुल गांधी ने अपनी रैली में मोदी के ही गढ़ में घुसकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि न मोदी पटेल के हैं और न ही गरीब के। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस की विचारधारा ने ही गांधी की हत्या की। बयानबाजी का ये दौर कहां जाकर रुकता है और इन बयानों के जरिए नेता क्या बताने की कोशिश में लगे हैं, बेबाक बहस में बातचीत करेंगे इसी मसले पर। तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी अब खुलकर सामने आ गए हैं। दोनों एक दूसरे को घेरने का एक भी मौका नहीं गंवाना चाहते और आज मौका था राहुल गांधी के मोदी के गढ़ में रैली का, जहां उन्होंने गिन गिन कर मोदी के विकास पर सवाल खड़े किए। क्या कुछ कहना है राहुल का, पहले देखिए ये रिपोर्ट, बातचीत करेंगे। मोदी के गढ़ में राहुल का सबसे बड़ा हमला। गांधी जी को मारा किसने? किस विचारधारा ने गांधी जी को मारा? इनकी विचारधारा ने गांधी जी को मारा। क्या आरएसएस की विचारधारा ने गांधी जी को मारा? गांधी जी को मारा किसने? किस विचारधारा ने गांधी जी को मारा? इनकी विचारधारा ने गांधी जी को मारा। क्या कुछ कह रहे हैं राहुल के तेवर कि राहुल किस तरह आरएसएस पर हमला बोल रहे हैं? अब सवाल ये है कि राहुल ने आरएसएस पर इतना बड़ा निशाना क्यों साधा? सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी के ही गढ़ में राहुल बिना नाम लिए मोदी पर खूब बरसे और ऐसे बरसे कि बरसते ही गए। सुनिए जरा किस तरह मोदी पर वार ही किए जा रहे हैं राहुल। जहरीली विचारधारा है जो भारत की आत्मा को नष्ट कर देगा। और तो और खास तौर पर चाय बनाने वालों का नाम लेकर मोदी पर किस तरह से पलटवार किया, पहले आप सुन ही लीजिए। कोई चाय बनाता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई खेती करता है और सबकी इज्जत करनी है। चाय वाले की इज्जत करनी है, चाय वाले की इज्जत करनी है, किसान की इज्जत करनी है, मजदूर की इज्जत करनी है। मगर जो उल्लू बनाता है उसकी इज्जत नहीं करनी। और जब बीजेपी की एक के बाद एक कमियां गिनानी शुरू की तो सारी कमियां गिना डाली। कैबिनेट में कितने कन्विक्टेड मंत्री हैं मुझे बताओ जरा? 3। जेल की हवा खाते फिर यहां मंत्री बनते हैं। गुजरात की जनता ने काम किया और पूरा क्रेडिट ले जाते हैं कि भैया मैंने काम किया। गरीबों की सरकार की जरूरत है, आम आदमी की सरकार की जरूरत। कैसे मिलेगा भैया बीपीएल कार्ड? कहां से मिलेगा बीपीएल कार्ड? यहां भैया। गरीब, गरीबी और भ्रष्टाचार पर निशाना साधकर खूब बोले राहुल। हम गरीबी को मिटाने की बात करते हैं, ये गरीब को मिटाने की बात करते हैं। पूरे देश में जाते हैं भैया भ्रष्टाचार की बात करेंगे, भ्रष्टाचार है यहाँ, भ्रष्टाचार है यहाँ। गुजरात में इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की खूबियां गिनाने में भी कहीं कम नहीं दिखे राहुल। हमने लोगों को ताकत देने के लिए लोकपाल और आरटीआई जैसे कानून बनाए, लेकिन गुजरात में एक आदमी को शक्ति देने में विश्वास किया जाता है। गुजरात में गरीबों, कमजोरों की सरकार नहीं है, यहाँ सिर्फ अमीरों की चलती है। गुजरात में 55,000 छोटे व्यवसाय बंद हो गए। हम आम जनता को शक्ति देना चाहते हैं। हमारी राजनीति आपकी राजनीति है, हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई है। वैसे हम आपको बता दें कि सरदार पटेल को लेकर इन दिनों मोदी और कांग्रेस के बीच तनातनी तो चल ही रही है। ऐसे में सरदार पटेल को लेकर इस तरह की भाषणबाजी कितनी सही है, ये तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि राहुल गांधी अपनी विकास खोज यात्रा के साथ साथ मोदी की कितनी वोटों को हासिल कर पाते हैं, अब ये तो वक्त ही बताएगा। मनु लखोत्रा की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी, तो दिक्कत यह है, एक रोमन कहावत है कि जब भूखे लोगों को आप
रोटी ना दे पाएं, खाना ना दे पाएं तो उन्हें सर्कस दिखाइए। क्या देश की राजनीति में यही हो रहा है इस वक्त कि जो मुद्दे हैं असल उनसे हट जाइए और अपनी भाषण के स्टाइल से अपने को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। बातचीत हम करेंगे कि राहुल गांधी ने जो आरोप मोदी जी पर लगाए और मोदी जी ने जो पलटवार राहुल जी पर किया वो किस दिशा में ले जा रहे हैं देश को, राजनीति कहां जा रही है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता सुलेमान मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, हमारे साथ जगदीश मुखी जी हैं, नेता बीजेपी, राघवेंद्र दुबे जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं आप, शिवाजी सरकार साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप। बातचीत करेंगे। शिवाजी सरकार जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। इन बयानों का क्या मतलब निकाला जाए? राहुल गांधी जो बोले, जिस तरह से बोले, या मोदी जो बोल रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी का दौर चल रहा है राजनीति में? देखिए, चुनाव के वक्त बयानबाजी होती रहती है, कोई आज पहली बार नहीं हो रही है। मैं सन 57 के चुनाव से देख रहा हूँ तो बयानबाजी का दौर चुनाव के वक्त जरूर आती है। और पंडित नेहरू कहा करते कि चुनाव का जो ये वक्त होता है ये देश की जनता को शिक्षित करने का होता है। तो दोनों पार्टियां जो हैं, अलग अलग पार्टियां जो है जो बातें करती है उससे जनता अपनी राय बनाती है, जनता तक पहुंचने का यह एक तरीका है। तो इसलिए अगर दोनों पार्टियां अपनी अपनी बातें करती है या दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती है, चुनाव की प्रक्रिया में एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानकर चलना चाहिए। ठीक है, पर साथ में कुछ चीजें जो है मेरे तब के बयानबाज भी दूसरे थे, कुछ वो दौर भी दूसरा था नेताओं का जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। वो तो समय समय पर जैसे जैसे नेता होते हैं, जैसे जैसे लोग होते हैं, वैसे वैसे बयानबाजी होती रहती है। हाँ। और वैसे वैसे कई बार ऐसा नहीं है कि पंडित नेहरू या इंदिरा गांधी जी बहुत तीखे बयान नहीं करते थे, वो भी करते थे। और उनके जो विपक्ष में चाहे राम मनोहर लोहिया हो या वामपंथी नेता हो, वो सभी उसी प्रकार की तीखी प्रतिक्रिया करते थे। पर उसमें एक जो खूबसूरती होती थी, सामान्य रूप से व्यक्तिगत लांछन वो नहीं लगाते थे। ये खूबसूरती, विपक्ष का भी एक लहजा होता था, एक गरिमा होती थी, बिल्कुल होता था। अब ये कहना कि आज वो बिल्कुल नहीं है, शायद 10 साल बाद हम आज एनालाइज करेंगे तो हम दूसरी तरीके से देखेंगे। पर एक चीज जो है, आज के बयान जो राहुल जी ने कहा उसमें मेरे समझता हूँ कि उनको थोड़ा सा जिस प्रकार से सीधे सीधे उन्होंने आरएसएस पर जिस प्रकार से उन्होंने एक अपनी प्रतिक्रिया दी, इनकी वजह से गांधी जी की हत्या हुई, मेरे ख्याल में गांधी जी और आरएसएस का जो रिश्ता है उसके बारे में भी उनको पता होना चाहिए था। जी, जिस आक्रोश के साथ राहुल गांधी ने ये बात कही कि आरएसएस की विचारधारा ने गांधी जी की हत्या करवाई, क्या कहना चाह रहे हैं इस वक्त में, इस राजनीति के इस दौर में? उसका क्या मतलब निकाला जाए और किस तरह से यह सरकारी होगा? देखिए, उन्होंने जो कहा वो तो एक राजनीतिक पक्ष को रखते हुए वो कह रहे हैं, पर गांधी जी जो है स्वयं आरएसएस के सभा में डॉक्टर हेगड़ेवार के साथ गए और पंक्ति में बैठकर भोजन किया और उन्होंने कहा आप जो कर रहे हैं हम कांग्रेस में रहते हुए करना चाहते हैं, हम नहीं कर पा रहे, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक चीज और भी समझना चाहिए, डॉक्टर हेगड़ेवार भी कांग्रेस में ही जुड़े हुए थे, कांग्रेस के पद उनके पास था। और इस प्रकार से ये कहना कि गांधी जी और हेगड़ेवार जी या आरएसएस के जो रिश्ते थे और उसके वजह से ऐसी घटनाएं हुई, मेरे ख्याल में वो इतिहास को ठीक से समझकर करना चाहिए। और दूसरे इतिहास के तथ्यों की तो बड़ी दिक्कत है, कोई कभी भी क्या बोलता है समझ ही नहीं आता। आरएसएस सिर्फ यही नहीं, 1962 की जब चीन की लड़ाई हुई और उन्होंने आरएसएस ने जिस प्रकार से देश में एक राष्ट्र जागरण का काम किया, उसके बाद पंडित नेहरू ने स्वयं आरएसएस को निमंत्रण दिया। उन बातों पर आऊंगा, रिपब्लिक डे के परेड में गणवेश में आए और वो आए। ठीक है, मैं उन बातों पर आऊंगा, बड़ी लंबी बहस इस पर हो सकती है। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, क्या लगता है कौन किसको उल्लू बना रहा है? राहुल जी कह रहे हैं सबकी इज्जत करिए, सबका सम्मान करिए, उल्लू बनाने वालों को नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबकी इज्जत करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि चाय वालों की भी इज्जत करिए, कोई कैसा भी काम करता है सबकी इज्जत करिए, इंसानियत के तौर पे सबकी इज्जत करिए, और जो उल्लू बनाए उनकी बिल्कुल इज्जत मत करिए। जिस तरह से नरेंद्र मोदी साहब गुजरात का और इस मुल्क के लोगों का उल्लू बना रहे हैं, उनकी इज्जत नहीं इसलिए करने की है क्योंकि एक तरफ वो सरदार पटेल साहब का स्टैच्यू बना रहे हैं और उनकी लेगेसी को इनहेरिट करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ वो ये भूल जाते हैं कि महात्मा गांधी को एसेसिनेट करा था आरएसएस विचारधारा ने, और सरदार पटेल साहब ने 1948 में आरएसएस को बैन कर दिया था। और अगस्त 1950 में लोकसभा में सरदार पटेल ने इस बात को एडमिट किया था लोकसभा के अंदर कि मुझे मालूम है कि किसने महात्मा गांधी को एसेसिनेट किया था, और संघ के लीडर्स की
जो स्पीचेस हैं, जो उनके भाषण हैं, वो बड़े जहरीले हैं और वही कारण बनी महात्मा गांधी जी के असैसिनेशन का। तो ये मोदी साहब ये भूल जाते हैं कि ये वही सरदार पटेल हैं। लेकिन इतने सालों बाद क्या इन मुद्दों पर यह बहस की जाए कि किसने क्या किया, किसकी क्या भूमिका थी? देखिए, ऐसा होता है हिस्ट्री में, तारीख में कुछ बातें ऐसी होती नहीं, जो शिवाजी सरकार जी ने कही कि चुनाव के समय में ठीक है बयानबाजी होती है कि जनता को आप जिस तरह से आगाह कर सके, अच्छा, समझा सके, समझाइए, लेकिन क्या समझाना चाह रहे हैं? मैं यही आपको बताना चाह रहा था। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ इस वक्त इस मुल्क के पर्दे पे ये साफ है। वो ये है कि दो बड़े राजनीतिक दलों की लड़ाई है लोकसभा चुनाव की, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी भी। कांग्रेस चुनाव लड़ रही है इंक्लूसिव ग्रोथ पे, अपनी नीतियों पे। भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो डिवाइसिव है। उनका जो मेंटर है, आइडियोलॉजिकल मेंटर है, वो आरएसएस है। वो डिवाइसिव मेंटर है उनका। तो हम ये चाहते हैं कि देश को जुड़ा हुआ और इंटीग्रेटेड कांग्रेस रख सकती है, ये हमारी विचारधारा है। नहीं, आप डिवाइसिव कहेंगे, जगदीश मुखी जी है नेता बीजेपी हमारे साथ। जगदीश जी, क्या लगता है आपको कि जब ये बयानबाजी का दौर है, सुलेमान मोहम्मद खान साहब हमारे साथ है नेता कांग्रेस, वो जो बात उन्होंने कही, आपको क्या लगता है कौन किसको उल्लू बना रहा है? राहुल गांधी जी ने जो बात कही कि सबका सम्मान करिए, चाय वालों का सम्मान करिए, लेकिन जो उल्लू बनाते हैं उनका सम्मान मत करिए, कौन किसको उल्लू बना रहा है? नहीं, पर ये जो सुलेमान साहब कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी की बात नाम लेके कह रहे हैं, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं कहा। उन्होंने कहा जो उल्लू बना रहे हैं उनको कहना मत मानिए, उनकी इज्जत मत कीजिएगा। और मेरा कहना है कि राहुल गांधी उल्लू बना रहे हैं पूरे देश को। जिस तरह के बेतुकी बातें वो कर रहे हैं, उसको सबसे ज्यादा बेवकूफ वही बना रहे हैं। वही बात जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आज से 67 के अंदर वही कही थी कि ये कहते हैं हम कहते हैं गरीबी हटाओ, ये कहते हैं गरीब हटाओ, ये गरीब हटाने की बात करते हैं। आज भी वही बात कर रहे हैं वो। इसका मतलब ये है कि वो कहीं आगे बढ़े नहीं हैं। वो एक घिसे पिटे जो इनके अपने स्लोगन्स हैं, उन्हीं के आधार पर आज जनता को फिर उल्लू बनाने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने जो उन्होंने सीधे तौर पर मोदी जी को ही निशाने पे लिया। जगदीश जी, उन्होंने सीधे तौर पर मोदी जी को ही निशाने पे लिया। जिस तरह से चाय वालों का जिक्र होता है, ये तो जनता समझदार है, दर्शक जान रहे हैं कि उसका मतलब क्या होता है। तो क्या एक बात सुनिएगा। नहीं, उन्होंने कहा है ना, जो मजदूर है, चाहे चाय बेचने वाला है या कोई और व्यक्ति हो, सबकी इज्जत कीजिएगा। जो देश को उल्लू बना रहे हैं, लोगों को उल्लू बना रहे हैं, उनकी इज्जत मत कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं, उल्लू तो ये राहुल गांधी बना रहे हैं जी। जिस सुलेमान जी उल्लू बना बातें करके उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में हुआ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के एक तो जो इन्होंने मेरी बात सुन ले पूरी। जगदीश जी, सुलेमान जी आपको जवाब मेरी बात प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में नहीं, मेरी बात तो सुन ले पूरी। जो है वो ये भूल चुके हैं। अरे सुलेमान साहब बोल चुके, मुझे बोलने तो दीजिए। पार्टी के लीडरों को ये समझ आ रहा है कि उन्हें क्या कहना है क्या नहीं। ये चुनाव दो विचारधाराओं का चुनाव है और वो विचारधारा है, एक तरफ कांग्रेस देश को जोड़ के रखने की विचारधारा और ग्रोथ की विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी की देश को बांटने वाली बड़ी मुश्किल हालत है। जगदीश जी, ये कैसे तय होगा? सुलेमान जी कुछ कह रहे हैं, देखिए कौन तोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, ये बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो रही है लोगों के सामने। सुलेमान साहब जो है ना, एक विचारधारा से बाहर नहीं निकल पाए। आज ये जो कह रहे हैं कि हमारी बात जोड़ने की है, कांग्रेस ने ही देश को डिवाइड किया है। मुस्लिम हिंदू में डिवाइड किया तो कांग्रेस ने किया है। आज कांग्रेस जितना सांप्रदायिकता फैला रही है और कोई पार्टी फैला नहीं सकती। उन्होंने मुसलमानों को देश की आम उसके अंदर मिलने की बजाय उनको आइसोलेशन के अंदर रखा है, उनको डरा करके रखा है और उनका वोट बटोरने के लिए अलग से रखा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में एक विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की जो बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, आज हमारा देश बीमारू हालत के अंदर है, आईसीयू के अंदर पड़ा हुआ है। उस हालात के अंदर से यदि आज लोगों की आस्था बनी है, एक विश्वास बना है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो देश को आईसीयू से निकाल करके बाहर लाने की क्षमता रखता है। वो इस आधार पर, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से गुजरात पिछड़ा हुआ एक राज्य था और हमारे देश का सबसे अग्रगण्य राज्य विकसित करके उन्होंने दिया है, उस आधार पर दिल्ली के नहीं पूरे देश की एक धारणा बनी है कि ये व्यक्ति देश को भी वैसे ही सुधार सकते हैं जैसे उन्होंने गुजरात को सुधारा है। मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि अभी कह रहे थे कि बांटा है देश को, मुसलमानों के साथ ज्यादती की है कांग्रेस ने,
तो शायद मुझे लगता है आइसोलेटेड रखा है मुसलमानों को। उसका भी जवाब दे रहा हूं। 1992 में भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन में क्या रोल था, ये तो शायद आप भूल गए होंगे कि संघ परिवार का और भारतीय जनता पार्टी का मस्जिद के गिराने में क्या रोल था। जो भी उसके अंदर है वो तो वैसे सांप्रदायिक दंगों में आरएसएस के खिलाफ बोलना है, जनता पार्टी के लिए आपने हिंदू के खिलाफ बोलना है, ये आपकी वृत्ति है। जहां तक विकास की बात है, अभी इसी कारण से पहले सर्वे आया था कि गुजरात में बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को 11 रुपए वाले को बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर समझा जाए, ये आप विकास है। और उसके अलावा भी वो भूल गए आप, राहुल गांधी ने कहा था 27 रुपए जिसको मिलते हैं वो अमीर आदमी है। गलत इमेज दे रखी है। ये राहुल गांधी जी ने कहा था जिसके 27 रुपए इनकम है वो अमीर आदमी है, वो गरीब नहीं है। ये मेरे शब्द नहीं है, कोई आपका बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं है कि आपने गुजरात डेवलप कर दिया। शुरू से ही इंटरप्रेन्योर फ्रेंडली था और डेवलप था। नहीं ठीक है, लेकिन ये आंकड़ों की कलाबाजी हर कोई करता है। नहीं, राहुल गांधी जी ने बोला था ना, राहुल गांधी जी ने बोला था 27 रुपए जिसकी इनकम है वो गरीब नहीं है। तो आपने तो 11 रुपए कर जानते हैं ना, आपने तो और भी कम कर दिया सर। 10 रुपए मैं आ रहा हूँ, नहीं, मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास। सब बात करें नहीं, आंकड़ों की कलाबाजी, आंकड़ों की बाजीगरी हर सरकार में होती रही है। मैं आऊंगा, कमलकांत गौरी जी भी हमारे साथ है, राघवेंद्र दुबे जी भी है, समाजवादी पार्टी नेता। सांप्रदायिकता की बात करते हैं, ये आ रहा हूं सर, मैं उस पे सांप्रदायिकता पे मत एक हर हाँ जी क्यों नहीं करेंगे, ठीक है, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। नहीं, दिल खोल कर बात करेंगे, प्रकार की बात कर रहे हैं, दिल खोल कर बात करेंगे, सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं। चैनल 1 के दर्शकों को यह पता चलना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, किस मंशा से कह रहा है। दिल खोल कर बात करेंगे, ये बातें छुपने वाली नहीं है, छुपनी भी नहीं चाहिए। कमलकांत जी, जो बातें हो रही है, जो बयानबाजी हो रही है, कौन किसको उल्लू बना रहा है? देखिए, सब पार्टीज हाफ ट्रूथ्स बोल रही हैं और यहां डिस्कशन में भी हाफ ट्रूथ बोला जा रहा है। 27 रुपए का फिगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिगर था, योजना आयोग का था, और जी 11 रुपए का फिगर भी योजना आयोग का ही था। योजना आयोग के फिगर्स को आगे प्रेजेंट किया गया था। मतलब दोनों तरफ से हो रहा है, मैं एक पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूं, दोनों तरफ से हो रहा है। और जो ये बातें कही जा रही हैं, मैं इसमें एक बात थोड़ा एंगल एक बात सामने लाना चाहता हूं कि देखिए, इस चुनाव में एक गजब स्थिति है। जो लोग पहले सांप्रदायिकता की बात करते थे, उन्होंने सांप्रदायिकता को छोड़ दिया है। कौन लोग? बीजेपी, जो 1992 में जब बढ़ी, तो वो जो उन्होंने कहा कि एक हाफ ट्रूथ और बता दूं उससे पहले, बाबरी मस्जिद की बात हुई साहब, उस वहां पर शिलान्यास जो है वो राजीव गांधी जी के राज में हुआ था, उन्होंने किया था। वो डिमोलिशन एक अलग इशू है, लेकिन उस पूरे आंदोलन को हवा भी जो है वो कहीं कांग्रेस का भी था। तो हर पार्टी खेलती है, बीजेपी भी खेलती है, हम ये नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस भी खेलती है उसमें। राजीव गांधी जी के समय शिलान्यास, ये तो फैक्ट्स हैं, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता है। प्लानिंग कमीशन की इश्यूज हैं, ये सब कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता है। जो बात है कि जो लोग 92 में 90 में राम मंदिर का आंदोलन से उभरे, आगे बढ़े और सरकार बनाई, आज उन्होंने उन मुद्दों को लगभग छोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने बिल्कुल उसकी बात नहीं कर रहे। और कांग्रेस जो है वो इस मुद्दे को अभी भी कहती है ये आइडियोलॉजी का चुनाव है, विकास का चुनाव नहीं है। क्योंकि कांग्रेस को भी सूट करता है कि ये आइडियोलॉजी पर ही के इर्द गिर्द चुनाव रहे, ताकि जो ट्रेडिशनल वोट बैंक्स हैं वो बने रहें। वो ट्रेडिशनल वोट बैंक जो हैं वो इधर से उधर वोट को करने में, हाँ, ये गजब चुनाव है जिसमें लोग अपनी अपनी पोजीशंस को ऐसे बदल रहे हैं कि जो सेकुलर पार्टीज थी वो तो अभी भी वही बातें कर रही हैं कि वोट जुड़ा रहे, और जो जिन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स की एक सेंस में बीजेपी ने राम मंदिर के जरिए, वो उसको छोड़ने को आतुर हैं कि भैया हमको तो इससे पीछे छुड़ाओ, हम तो विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास राघवेंद्र जी हमारे साथ। राघवेंद्र दुबे जी, आपको क्या लगता है, आप समाजवादी पार्टी सरकार से सरकार है आपकी उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी है आपकी, राम मनोहर लोहिया जी की राजनीति करते हैं, ये कौन सी राजनीति हो रही है देश में? उत्तर प्रदेश की भी हालत सब जानते हैं। देखिए, जहाँ तक आज के बयानबाजी की बात है तो दोनों दल ही उल्लू बना रहे हैं। कांग्रेस भी बना रही है और भाजपा भी बना रही है। आप नहीं बना रहे हैं? नहीं, हम नहीं बना रहे, अभी मैं बता रहा हूँ, उनका बता रहा हूँ। पक्का नहीं बना रहे हैं ना? जैसे बीजेपी अभी बहुत आंकड़े हैं सर, लेकर आऊं, लेकिन आंकड़ों की बहस में मैं जरा विश्वास कम करता हूँ। आंकड़ों की कलाबाजी बहुत होती है देश में। हाँ, प्रतिमा के नाम पर 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं गुजरात में, और कांग्रेस ने भी शिवाजी की प्रतिमा के एवज में 350 रुपए खर्च कर रही है, जबकि इतने बड़े धन से काफी
विकास के कार्य कराए जा सकते थे, तो इनका विकास में नहीं है। उनके महापुरुषों की बड़ी प्रतिमा कौन बना सकता है, कितनी बड़ी, उसमें ये लगे हुए हैं। इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये अगर उनके आदर्शों को लेके चले तो सरकार में प्रतिमा नहीं बनाई जा रही है। बिल्कुल, हमारे सरकार छोटी बनाई है, बड़ी बनाई है, थोड़ा खर्चा ही ज्यादा होता है, मनसा तो वही होती है ना। नहीं, मनसा देखिए, हाँ। आप महापुरुषों को, मैं ये नहीं कहता हूँ महापुरुषों को आप इज्जत दीजिए, उल्लू ये लोग बना रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, उनका आया बयान कि समाज के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों एक पहिए के समान हैं, दोनों ही अभिन्न अंग हैं। वो भी अब आया उनका, पहले जबकि उनके हमेशा जो बयान आते थे मुस्लिम विरोधी आते थे, तो ये बीजेपी की मंशा साफ स्पष्ट नहीं है। तो वो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बात उतनी। शिवाजी सरकार साहब, क्या लगता है इन बयानबाजियों को देखा जाए तो ठीक है, चुनाव के पहले जो आपने बातें कही कि बहुत सी बातें होती है, बयानबाजी होती है, लेकिन क्या ये सांप्रदायिकता की राजनीति खेली जा रही है? जिस विचारधारा का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि फिर से गड़े मुर्दे उखाड़ो, फिर से उधर से निकालो और सबका एक कॉकटेल बनाओ ताकि फिर से ध्रुवीकरण की राजनीति जो हो चुनाव से पहले वो हो। ये बिल्कुल ये किया जा रहा है। देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति जो है सिर्फ यही नहीं कि चुनावी बयानबाजी से ही की जा रही है। ध्रुवीकरण की राजनीति सांप्रदायिकता का जो बिल लाया गया था उसके जरिए भी किया जा रहा है। तो कई तरह से ये किया जा रहा है कि जिससे कि एक खास वर्ग जो है कांग्रेस के साथ जुड़ा रहे। तो ये जो एक चीज चल रही है, मेरे ख्याल में किसी भी चुनाव में पहले इस प्रकार से ध्रुवीकरण देखिए कई कारणों से होता है। समाज का ध्रुवीकरण किन किन कारणों से होता है? बहुत सारी चीजें होती है। कई बार रिएक्शन में होता है, कई बार कुछ प्राप्त करने के लिए होता है। पर राजनीतिक दल जिस प्रकार से इस बार इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, मेरे ख्याल में वो समाज के हित में नहीं है। जगदीश मुखी जी हमारे साथ हैं। जगदीश जी, क्या आपको लगता है, गंभीर नेता हैं आप, एक गंभीर राजनीतिक करियर है आपका, क्या सर लगता है कि सांप्रदायिकता की राजनीति जानबूझकर की जा रही है वोटों के लिए, वोटों का एक मुश्त जो वोट बैंक है उसको, उसके नफा नुकसान के लिए? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, किंतु उससे पूर्व जो नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा गया है कि वो मुस्लिम विरोधी वक्तव्य देते हैं, ये निराधार बात है, बिल्कुल असत्य है, झूठ है। उन्होंने ऐसा आज तक कोई बयान नहीं दिया जो मुस्लिम विरोधी वक्तव्य हो। दूसरी बात उनके बारे में कही गई है, इतने हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किया जा रहा है और सरदार पटेल की प्रतिमा बनाने के लिए। मैं उसको भी इनकार कर रहा हूं, नकार रहा हूं कि उन्होंने जो अभियान चलाया है वो ये चलाया है कि लोहे की वो प्रतिमा बनेगी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनेगी। उसके लिए हर गांव जाकर के, हर सरपंच से, पूरे हिंदुस्तान के हर किसान से, उनसे ये आग्रह किया जा रहा है कि जिन इंप्लीमेंट्स का आप इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, हल है, कस्सी है, और उसका एक हिस्सा 10 ग्राम 50 ग्राम लोहा दीजिएगा और उसको इकट्ठा करके फैक्ट्री में ला करके उससे प्रतिमा बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सर ये एक जगदीश मुखी जी, बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए जरा। यानी ये एक, मैं समझता हूँ पूरे हर हिंदुस्तान के वासी को गर्व होना चाहिए। वो क्योंकि किसान के परिवार से थे सरदार पटेल, उन्होंने देश की 600 रियासतों को इकट्ठा करने का काम किया है, अच्छा शासन दिया है, और उनकी प्रतिमा बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के हर गांव से ये लोहा इकट्ठा किया जा रहा है। उस लोहे को ला करके, वहां की मिट्टी साथ में लगा करके और वहां पर बनाने की बात की जा रही है। आज इनको ये पचा नहीं जा रहा, क्योंकि ये कांग्रेस के लोग, इन्होंने सरदार पटेल को कभी आगे आने नहीं दिया। सरदार पटेल को लेकर के सियासत हो क्यों रही है प्रधानमंत्री? सर ये कैसे तय होगा जगदीश जी, ये बात कैसे तय होगी कि सरदार पटेल मेरे हैं कि उसके हैं, कांग्रेस के हैं कि बीजेपी के हैं? इसका तराजू कैसे बनेगा, कहां बनाया जाएगा कि पटेल कांग्रेस के है कि बीजेपी के? आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। पहली चीज मैं कह रहा हूं, जब सरदार पटेल की प्रतिमा इस तरह से बनाने की बात की है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं। क्या वो इनके देश के नेता नहीं थे क्या? मैं दूसरी बात, नेता थे ठीक है, उनके योगदान को देश कैसे भूल सकता है, लेकिन ये होड़ क्यों मची है कि सरदार पटेल मेरे हैं या उसके हैं? एक व्यक्ति विशेष की राजनीति क्यों कर रहे हैं हैं जी? एक व्यक्ति विशेष की राजनीति क्यों हो रही है?
नहीं, ये सांप्रदायिकता की बात तो नहीं है ना। सुलेमान जी की बात तो जो आपने जवाब सवाल देंगे पूछा है, ये सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं। आज ये महात्मा गांधी जी की हत्या की बात करके सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे। हम तो एक जिनका एक अच्छा व्यक्तित्व था पूरे देश के लिए, उनकी प्रतिमा लगाने की बात कर रहे हैं, और भी पूरे देश के किसानों से लोहा इकट्ठा करके प्रतिमा बनाने की बात कर रहे हैं। इसी को आप कहते हैं सांप्रदायिकता की बात है? मैं आप कह रहे थे सांप्रदायिकता की बात करते हैं। आरएसएस आपका आइडियोलॉजिकल मेंटर है, सर संचालक थे आपके एक बहुत मशहूर गोलवालकर साहब। उन्होंने कहा था, नहीं, सरदार पटेल ने कह रहे थे आप मैं आपको जवाब दे रहा हूं, सरदार पटेल साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि गोलवालकर साहब ने कहा था कि इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा मुसलमान है और फिर क्रिश्चियंस हैं। ये आपके आइडियोलॉजिकल मेंटर के सर संचालक का बयान है। आप अभी कह रहे थे कि मुसलमानों को बांटा आइसोलेट कर दिया। पहले पूरी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। गोलवलकर जी आपने तो वो काम किया है, वक्तव्य नहीं दिया है। आपने तो वो आज तक कभी वक्तव्य नहीं दिया ऐसा। मैं आपको इसकी कॉपी दूंगा, आपको मैं इसकी कॉपी दूंगा। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात कह रहा हूं। मैं आपको इसकी कॉपी दे सकता हूं उनके साथ। आपको देख रहा है, मैंने पढ़ा है, मैं आपको इसकी कॉपी आपको देख रहा है। मुझे बात तो कहने दीजिए। एक ऐसा असत्य कथन की बात कर रहे हैं, निराधार, आपको मैं इसकी कॉपी दूंगा। आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, ऑनलाइन कह रहा हूं, मैं टेलीविजन पे कह रहा हूं। गोलवालकर साहब ने ये कहा है कि सबसे बड़ा खतरा है मुसलमान इस देश के लिए। दूसरी बात सुनिए, आपने तो अपनी नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। राम के नाम को आपने भेज दिया आपकी पार्टी का। आप कह रहे हैं कि सांप्रदायिक है। भारतीय जनता पार्टी ने रथ यात्रा निकाली, बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई, और आपने तो राम के नाम को बेच के वोट ले लिया। आपसे बड़ा सांप्रदायिक कौन है? दूसरी बात आप सुनिए, सरदार पटेल साहब के स्टैच्यू पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इस बात का तो जवाब दिए कि आपका आरएसएस जो आपका मुखी साहब, आप बात नहीं सुन रहे। आप बहुत सीनियर हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी उम्र का आदर और सम्मान करते हैं, लेकिन आप हमारी बात तो सुनिए। आप हमारी बात तो सुनिए। आपकी सांप्रदायिकता की परिभाषा जो है बड़ी संकीर्ण है। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी परिभाषा यह है कि आपने राम के नाम को बेच के वोट ले लिया, और उसके बाद भी आप कहते हैं आप सेकुलर हैं। तो आप सेकुलर हैं? यदि कोई हिंदू की बात करता है, भारतीय जनता पार्टी का तो आइडियोलॉजिकल मेंटर ही है। ठीक है, मैं आता हूं आप दोनों के पास। सुनिए, आप सरदार पटेल साहब का आपको क्या जवाब देंगे? सरदार पटेल साहब ने आरएसएस को बैन किया है। उन्होंने कहा इनकी जहरीली स्पीचेस से, आरएसएस की जहरीली स्पीचेस से ठीक है, इससे रिलेशन हुआ है। कोई नहीं बोल सकता जिसमें आप बोल रहे हैं। नहीं, आप बोलने ही नहीं दे रहे, आप तो बीच में बोल गए। सरदार पटेल साहब ने यह कहा है कि आरएसएस के संघ परिवार के लिए यहाँ पर भी ओहो बोलने ठीक है, ठीक है, सांप्रदायिकता की परिभाषा हर किसी ने गढ़ी है। जगदीश मुखी जी, सुलेमान जी, मैं आ रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। सांप्रदायिकता की परिभाषा सबने गढ़ी है अपने अपने हिसाब से। मोदी जी कुछ बोलते हैं, राहुल जी कुछ बोलते हैं, बाकी नेता कुछ बोलते हैं, लेकिन गजब हाल है देश की राजनीति का। देखिए, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का यहाँ चुनाव होने वाला है, लेकिन एक ऐसा नेता ढूंढने से मिले जो पूरे देश को एक संदेश दे सके, बड़ा मुश्किल हो रहा है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं। मुसलमान के लिए हर वो दिन ईद है जिस दिन उसके हाथों से कोई गुनाह ना हो, उसने कोई जुल्म न किया हो। जिस राह पे बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी हो, वो और चाहे जो भी हो, अल्लाह की राह तो नहीं हो सकती। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वहाँ लोग कंप्लेन नहीं करते, यार ये लंबी लंबी लाइन, क्योंकि उन्होंने वहां हर लाइन को कर दिया ऑनलाइन। वहां कड़ी गर्मी में बंद पंखे के नीचे वक्त नहीं काटना पड़ता, क्योंकि उन्होंने वहां काट डाला पावर कट कोई। वहां औरतें मीलों चलकर नहीं जाती पानी के लिए, क्योंकि अब वहां पानी खुद चलकर आता है घर आंगन में। वहां अब लोग नहीं झुकाते गरीबी के बोझ से कमर, क्योंकि उन्होंने वहां झुका दिया है गरीबी को ही। अरे भाई, इतना सब कुछ, और कहां? और कहां? गुजरात में। भाई ऐसा तो क्या है गुजरात में?
उत्तर प्रदेश सरकार इंटर पास गरीब छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए कन्या विद्याधन योजना चला रही है, जिसमें 20,000 रूपए की धनराशि दी जाएगी। अब तक 6 लाख से अधिक छात्राएं इस योजना का लाभ पा चुकी हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। तो बयानबाजी कहां जा रही है, बेबाक बहस में दरअसल बात हम यही कर रहे हैं। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी पर हमला किया, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को जवाब दे रहे हैं। सवाल मेरा, मैं आऊंगा, हमारे साथ कमलकांत गौरी जी भी हैं और सभी मेहमान मौजूद हैं, शिवाजी सरकार साहब भी हैं, राघवेंद्र जी भी हैं। लेकिन सवाल में जगदीश मुखी जी एक बार फिर से आपके पास आऊंगा, क्या मुद्दों की कमी हो गई है जो गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं? नहीं, हम नहीं उखाड़ रहे, सब उखाड़ रहे हैं, आरएसएस हर कोई उखाड़ रहा है और महात्मा गांधी जी की हत्या की बात कर रहे हैं, गड़े मुर्दे तो ये उखाड़ रहे हैं। हमने तो ये आपसे कहा है कि हमारी पार्टी विकास के आधार पर चुनाव लड़ रही है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने आपके सबसे ज्यादा अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी ने यदि दिए हैं, ये बेस्ट अवार्ड परफॉर्मेंस के अंदर सबसे ज्यादा गुजरात सरकार को दिए, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से विकास उन्होंने करके दिया है गुजरात का, उससे आस्था बनी है पूरे देश के अंदर। ये एक ऐसा व्यक्ति है पूरे देश को उस विकास की गति पर लाके खड़ा कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस सरकार बुरी तरह से फेल हुई है महंगाई के मुद्दे पर। जब अटल जी हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने ला करके 6 साल की मेहनत के पश्चात विकास दर को 4 से 9.5 पर ले गए थे और महंगाई दर को 10.5 से नीचे 4 पर ले आए थे। और हमारे प्रधानमंत्री अब जो हैं वो उसको रिवर्स वापस करके ले आए, 16 साल पहले की स्थिति पे ले आए। आज देश देख रही है कि आर्थिक दृष्टिकोण से बीमारू हमारे देश को मोदी जी ही एक ऐसे हैं कि उनको को लेकर भी यात्रा पर ला सकते हैं। हम इसी आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। जब 2004 में आपकी सरकार गई है तब ग्रोथ रेट 4 या 4.5% था, 4.5% था सर, 9.5% थी। नहीं, उसके बाद मनमोहन सिंह जी के टाइम में ग्रोथ रेट बढ़ा है जो 9% और 9.5%। ये तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है जी, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। रिकॉर्ड है सर, यही मैं कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, ये मुझे मालूम है मैटर ऑफ रिकॉर्ड। परेशानी है मुखी साहब, आप इतनी उम्र में बड़े हैं लेकिन आप हमें बोलने नहीं दे रहे, आप अपनी बात कह के हमें जवाब नहीं देने देते हैं। जहां तक बात है, आप कह रहे थे मोदी जी के ऊपर एक जुड़ा हुआ है देश। जो शख्स जिस स्टेट में इतने बड़े राइट्स हुए हो, गुजरात में गोधरा में, और वहां का वो मुख्यमंत्री हो जो हजारों इंसानों की मौत का जिम्मेदार हो, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल था, मुख्यमंत्री था, तो वो शख्स कैसे इस मुल्क के प्रधानमंत्री के तौर पे अच्छा हो सकता है और इंटीग्रेटेड इस मुल्क को रख सकता है? नहीं, आंकड़ों की कलाबाजी होती रही है। शिवाजी सरकार साहब, क्या ये गड़े मुर्दे जो उखाड़े जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ताकि इन जो सच्चाइयां हैं उनसे आप जनता को गुमराह कर सकिए, जनता का ध्यान हटा दीजिए? ये बातें हमेशा चलती है कि यूपीए में कितना ग्रोथ रेट था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब प्रधानमंत्री थे जब वो उस वक्त 8.4% ग्रोथ रेट थी। पी चिदम्बरम साहब ने कहा कि मोदी जी आंकड़ों का भी एनकाउंटर करते हैं। क्या चल रहा है ये? देखिए, अगर महंगाई का दर ले लें जी, तो महंगाई का दर अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी 2 से 3% रही है। आज क्या महंगाई दर है ये सबको पता है। तो ये जो मुद्दे हैं, विकास दर जो घट रहा है, ये जो मुद्दा है जिसको जो विपक्ष बार बार उठा रहा है, तो उसका जवाब जो है जब हम नहीं दे पाते हैं तब पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ने की कोशिश करते हैं और उसके जरिए पोलराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। इसका सटीक जवाब क्या हो? जी, सवाल ये नहीं है कि हम पोलराइजेशन क्यों करें, सवाल ये है कि जनता जो है आज किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो और किसी भी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हो, वो ये नहीं चाहता है कि हमें जातिगत आधार पर या धर्मगत आधार पर हमें वोट देना पड़े। वो ये चाहता है कि आज हम जिस हालात में हैं कल हम उससे बेहतर हालात में हो। तो उसके लिए राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं ये उनको बताने की जरूरत है। अगर वो नहीं बता पाते हैं कैसे समझेंगे? तो सन 47 में चले जाते हैं, 2002 में चले जाते हैं या उसके पीछे भी चले जाते हैं। पर एक चीज बार बार ये कहा जाता है गुजरात के लिए भी कि वहां पे गोधरा का दंगा हुआ। गोधरा का दंगा क्यों हुआ, क्या रिएक्शन, वो एक अलग मुद्दा है। पर अगर गुजरात का हम इतिहास देखें, जब कांग्रेस की सरकार रही है 60 से लेके 90 तक अगर लगातार देखें वहां कितने दंगे हुए हैं, तो किसने कराए थे?
और क्यों हुए थे, तो इसकी भी एनालिसिस की फिर जरूरत पड़ेगी, फिर गड़े मुद्दे फिर वहां भी उखड़ेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में जिस प्रकार से और जो भी ये भाषण लिख रहे हैं उनको ये सोच के चलना चाहिए कि देश को हम आगे ले जाना चाहते हैं और पीछे ले जाके लोगों को लड़वाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये जो राजनीतिक ये जो लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश हो रही है, मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। राजनीति है, चुनाव है, सब कुछ है, पर देश का आगे विकास कैसे और देश का विकास क्यों घटा, गरीबों का जो हाल है, किसानों का जो हाल है इस वक्त देश में, और गरीबी के आंकड़ों के साथ जिस तरह से कलाबाजी हो रही है, मुझे नहीं लगता कि इस युग को आने वाले कोई इतिहासकार बहुत अच्छा लिखेगा। कमलकांत जी, आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैंने तो पहले ही कहा आपको कि इस बार कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो विकास के, जैसे यूपीए 1 और यूपीए 2, और यूपीए 1 में आप जा सकते थे, यूपीए 1 के परफॉर्मेंस पे आप गए। तो ये इलेक्शन स्ट्रेटजी है, मैं उस पर जाऊंगा कि इस बार कांग्रेस के पास कहने के लिए कि विकास हुआ है, ये नहीं है। लोग नहीं मान रहे कि यूपीए 2 में विकास हुआ है, और ना ही लोग ये मान रहे हैं कि महंगाई घटी है या बहुत अच्छी कोई चीज़ें हुई हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, कॉरपोरेट सेक्टर के जो दिग्गज हैं, उन्होंने कहा पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है, कुछ नहीं हो रहा है देश में, ग्रोथ कम हो गई है, 5% मानी जा रही थी, 5% से भी कम आ गई है, 4.9%। इन्फ्लेशन रेट बहुत ही ज़्यादा हो गया है, और इन्फ्लेशन ऐसी चीज़ों का हो गया है जो आम उपयोग की चीज़ें हैं। सरकार इनसेंसिटिव हो गई है। ये एक सबसे बड़ा दुखद पहलू जो इस सरकार का आया वो यह है कि सरकार इनसेंसिटिव है। जब नेता से पूछा जाता था कि प्याज के दाम क्यों नहीं कम रहे, तो कह रहे हैं मेरा काम थोड़ी है। और मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं कहते हैं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। एक चीज के रेट बढ़ाए जाते हैं, 3 दिन में दूसरी चीज के रेट बढ़ाए जाते हैं, 4 दिन में तीसरी चीज के रेट बढ़ाए जाते हैं। मतलब इनसेंसिटिविटी एक है, और उसमें टैक्सेस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसा नहीं कि कम नहीं कर सकते। गोवा की सरकार ने, किसी की भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार है, वैट घटाया, पेट्रोल के दाम 10 रुपए 11 रुपए कम आ गए। इस तरह का रिलीफ दे सकते हैं, टैक्सेस की कोई और रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं। तो सरकार की इनसेंसिटिविटी, देन करप्शन, कि जम के लूटा जा रहा है, ये आम जनता की भाषा है, जम के लूटा जा रहा है। पहले आप सोचिए, राजीव गांधी पर जो आरोप लगा था, 60-70 करोड़ रुपए का आरोप था, इतना बड़ा बवाल हो गया, सरकार बदल गई, वीपी सिंह नेता बन गए उसी में। और आज के आरोप का पैमाना है 1,50,000। केजरीवाल जी भी मुख्यमंत्री बन गए। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री 1,60,000 करोड़ में, 1,70,000 करोड़ में, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हो गया है जो कांग्रेस के खिलाफ चला गया है। और इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, समाजवादी रास्ता क्या है? उसमें से जो कांग्रेस का जो रास्ता निकल रहा है चुनाव की तरफ बढ़ने का, वो यही निकल रहा है कि पुरानी लाइन पे जाइए, पुराने मुद्दों से भटकाने के लिए लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। समाजवादी रास्ता ये है कि जो आम जनता है, गरीब जनता है, उसको न तो ग्रोथ रेट पता है कि कितना ऊपर गया या नीचे, उसको महंगाई उसे तो केवल महंगाई, उसको दाम पता है, दाम पता है, उसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ना माना जाए कि वो बिल्कुल बेवकूफ ही है। आम आदमी को केवल अपनी जो जरूरत की चीजें हैं उनसे मतलब है, उनका नहीं मतलब है कि कितना ग्रोथ रेट गया क्या नहीं, ना वो उसमें जानते हैं, ना उनके उसमें पढ़ने की जरूरत है। महंगाई निश्चित तौर पर कांग्रेस में बढ़ी है, इसमें कोई नहीं, भ्रष्टाचार बहुत हुए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी तो भावनात्मक मुद्दे उभार करके ही ये चुनाव लड़ रही है। अभी भी ये भावनात्मक मुद्दे ये चुनाव में ला रहे हैं, दंगे हुए वहां भड़काने का काम कर रहे हैं। हर जगह ये अब चाय बेच के नया वो हुआ, चाय अब ये पिला रहे हैं, चाय आप लोग पिला करके वोट। आप यूपी में क्या करते हैं? मुजफ्फरनगर में किस तरह के बयान आप लोगों ने, के नेताओं ने दिया? नहीं, हमारे मुजफ्फरनगर हिंसा हिंसा में जो हिंसा हुई है, हमने उनका पूरी तरीके से जो हिंसा में सभी लोग आरोपी हैं ब्लास्ट के, उन पे उनको आपने अपना चुनावी एजेंडा बना लिया कि उन पर आरोपियों को निर्दोषों से आरोप हटाइए, लेकिन ये फैसला आप किया गया। तो क्या आप लोग, समाजवादी पार्टी सरकार भी उल्लू नहीं बना रही है? मुलायम सिंह यादव जी ने खुद कहा अगर सरकार का यही हाल रहा तो सिर्फ मैं अकेला जीत करके लोकसभा में जाऊंगा। देखिए वो उनका, देखिए वो हमारे पार्टी के मुखिया हैं, उनका दायित्व है कि अगर कोई थोड़ा भी इधर उधर करता है, उनका काम है, चीज दिख रही है तो जनता को भी तो दिख रही है ना, सचेत करने का काम है। जहां तक मुजफ्फरनगर दंगे के पीड़ितों की बात है, 110 करोड़ रुपए सरकार ने उन्हें मुआवजा के तौर पर दिया, उन्हें नौकरियां दी और उनको जमीन भी दी।
तो सरकार जो कर सकती थी उसको जरूर किया। हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं चूक रही भी हो प्रशासनिक स्तर पे, तो उसको भी हमने ठीक करने का काम किया। और पार्टियां जो इसमें आरोप लगाती रही, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, उनकी केंद्र में सरकार है, बीजेपी की सरकार, इनके नेता गए और वहां पर दंगा भड़काने का काम भी किया। इनके बहुत बड़े बड़े नेता गए, लेकिन वहां पर सहायता के नाम पर इन्होंने एक भी काम नहीं किया, 1 रुपया नहीं दिया। सुलेमान जी, मैं आपको जवाब दे दूं। पहले तो कमल जी की और फिर समाजवादी के मित्र हमारे उनकी बात के बाद कमल जी कह रहे थे कि नीतियों के बेसिस पे नहीं जा रहे। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में भी नीतियों के बेसिस पे चुनाव में उतर रही है। हम जन लोकपाल को लेके इस चुनाव में उतर रहे हैं, हम फूड सिक्योरिटी बिल को चुनाव में लेके उतर रहे हैं। लोकपाल केजरीवाल के बिल का नाम सर पास हमारी सरकार में हुआ है, लोकपाल है उसका नाम। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, असल में मैं लोकपाल बिल, आई एम सॉरी, लोकपाल से प्रभावित हो गया। नहीं, वो असल में डिबेट एक इस पे मैं कर चुका, तो जन लोकपाल हो गया। लोकपाल बिल, लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट जो पार्लियामेंट से पास हुआ है वो हम उसे लेके जा रहे हैं। फूड सिक्योरिटी बिल एक्ट को हम लेके जा रहे हैं। उसके साथ राइट टू एजुकेशन जो कंपलसरी एजुकेशन दे रही है उसे लेके जा रहे हैं। तो फिर राहुल गांधी बार बार ये जिक्र क्यों कर रहे हैं मेरी बात कि आरएसएस की विचारधारा ने गांधी को मारा? ये सब आप जानते हैं इन मुद्दों का कितना असर है, वो भी आप जानते हैं इसकी संवेदनशीलता क्या है, इसकी गंभीरता क्या है। फिर ये सारी चीजें क्यों होती है आपकी? ठीक है, आरटीआई का जिक्र हो, आरटीआई का जिक्र हो या फिर आपके जितनी भी योजनाओं का जिक्र हो, हर जगह होता है। आप क्या लकीर खींच रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए? ये सवाल अहम है। हम बिल्कुल लकीर नहीं खींच रहे हैं। लकीर इस मुल्क में खींची है जो कम्युनल फीलिंग जगाई है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और संघ परिवार ने करी है, फीलिंग अरोज कराई है, और हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस मुल्क को बचाने की जरूरत है इस फीलिंग से, इस आइडियोलॉजी से जो देश को बांटने का काम करती है। जो नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे और जहां हजारों लोगों की मौत हो गई, और जो खुद इस आइडियोलॉजी के आदमी हैं, और सरदार पटेल साहब ने खुद इस आरएसएस को बैन किया था, और इनके मुख्तलिफ लीडरों के इस तरह से डिवाइसिव बयान हैं, तो हम उस आइडियोलॉजी से भी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी नीतियों को भी लेके जा रहे हैं। सुलेमान साहब, फॉर द सेक ऑफ काउंटरिंग यू, 1984 का दंगा हुआ, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। जी जी, फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको जवाब दे देता हूं 84 के दंगे का। बहुत से लोग इस बात का ठीक से जवाब, भारतीय जनता पार्टी 84 के दंगों में कांग्रेस को करती है। 14 एफआईआर ऐसी है, मुखी साहब जानते होंगे, बहुत सीनियर लीडर हैं और दिल्ली की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। 14 एफआईआर ऐसी हैं जिसमें आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। 49 लोग बीजेपी के उसमें शामिल हैं। मेरे पास एफआईआर नंबर तक है। आर.के. जैन साहब जो आश्रम के पास कोई रहते हैं, लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक एफआईआर में शामिल हैं। तो आरएसएस और बीजेपी इवन 84 के दंगों में जवाब देंगे। आपको एफआईआर नंबर भी दे सकता हूं मुखी साहब में। आर.के. जैन साहब आश्रम के पास रहते हैं, वहां जो सनलाइट पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुई उसमें वो मेन मैं आपके सामने ये निवेदन कर रहा हूं। बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक झूठ होता है, एक सफेद झूठ होता है, उससे बड़ा झूठ जो है सुलेमान साहब बोल रहे हैं। सर मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स का वो कांग्रेस ने न्यूज़पेपर और एफआईआर नंबर भी दे सकता हूं। दिल्ली का हर व्यक्ति जानता है, हर सिख जानता है, हर हिंदू जानता है, हर मुस्लिम जानता है। यहां पर दंगे भड़काए थे, कांग्रेस ने भड़काए थे, एस्टेब्लिश भी हो गया। और आपके राहुल गांधी जी ने भी इस बात को माना है, उन दंगों के अंदर कांग्रेसों के हाथ थे, स्वयं उन्होंने माना इस बात को। ये नहीं कहा उन्होंने, राहुल गांधी जी ने बात कही है, तो बोला उनका नाम सामने लाने का विवाद भी तो मंच से जो भी बोला है, आपने झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। आज कोई भी झूठ, आपने बार बार जो बात की है कि सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया था, सरदार पटेल ने ही प्रतिबंध हटाया था। असली बात तो ये है, आप टोटल गलत बयानी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आज नहीं कर के रहा इस मंच से जितनी बातें आपने की हैं वो झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। पढ़िए, आप झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप पढ़िए, झूठ का झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप गुमराह हो रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के 84 के दंगों की एफआईआर के अंदर आर.के. जैन आपके लीडर थे, अटल बिहारी वाजपेयी के इलेक्शन एजेंट थे आर.के. जैन, 1980 के लोकसभा इलेक्शन के एजेंट थे आर.के. जैन, उनके ऊपर सनलाइट पुलिस स्टेशन में 84 के दंगों की एफआईआर है मुखी साहब। आज भी आप उसके बाद भी आप अटल बिहारी वाजपेयी के इलेक्शन एजेंट थे आर.के. जैन। कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता इन्वॉल्व थे, उन्होंने कहा है ये भाई। हम तो उसके बाद भी कोई सबूत नहीं है उसमें इन्वॉल्व, आरएसएस और बीजेपी के लोग इन्वॉल्व थे। आपके नेताओं के ऊपर केस चल रहे हैं। आज जो 250 से ज्यादा एफआईआर कैंसिल हो गए उसका भी जिक्र करिए।
और एक भी जो व्यक्ति 200 को से सजा ज्यादा नहीं दी है एफआईआर यहाँ पर। कैंसिल हो गए, जिनको ढूंढा तक गुजरात नहीं के गया, अंदर जो तो नेता वहाँ पर पार्टी के अंदर सैकड़ों हैं, लोग उनका भी उस जिक्र जिस करिए ना, दंगे की उनका बात करते हैं, उनको देखिए, नजरअंदाज कैसे ज्यादा कर हिंदू देंगे? मारे गए थे गुजरात के अंदर और वहां पर पुलिस की गोली से मारे गए। साहब का जवाब इसका ये मैं मतलब देना वहां पुलिस चाहता ने हूं। कार्रवाई की थी। कमल भाई यहाँ ने तो कोई अभी कार्रवाई 84 नहीं के की थी, दंगों की 84 बात के करी दंगे तो के मैंने अंदर बताया उसमें किसी प्रकार की भारतीय कोई जनता कार्रवाई पार्टी नहीं और की गई आरएसएस के थी। सारे पुलिस लोग involved केवल हैं। मात्र असल में नहीं आपने रह गई इसको थी। नहीं, गुजरात के अंदर पुलिस एक ने सवाल आ रहा हूं जगदीश जी, चलाई, 2002 के लोग दंगे हिंदू हुए, मारे गए, आपको जानकारी सीएम नहीं होने है। का अधिकार नहीं। मैंने जस्ट एक काउंटर किया कि सब पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं। अगर ये नहीं है तो असम के मुख्यमंत्री कैसे हैं? अभी वहां पर दंगे हुए। ये पैमाना अगर आप नरेंद्र मोदी पर डालेंगे तो देश में बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हुआ 84 में भी। मैंने खाली इसलिए कहा, ये नहीं कि किसने दंगा करवाया किसने नहीं करवाया। अगर ये पैमाना है कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपके उसमें दंगे हुए, तो आप ये पद नहीं ले सकते। तो अभी असम के मुख्यमंत्री कैसे हैं? 84 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, तो वो प्राइम मिनिस्टर कैसे हुए? मैंने इसको सिर्फ एक उस प्रिंसिपल के स्तर पर आपको उसका बात कहने की कोशिश। क्या महाराष्ट्र में दंगे नहीं हुए? महाराष्ट्र में दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे अनेक होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा शिवाजी सरकार साहब, क्या पैमाना बनाया जाए कि इस तरह की अगर बात हो तो कैसे, किसके लिए? जब आप नैतिकता की बात करें और दूसरे का जिक्र करें तो अपनी गिनेबां में हर कोई झांके। कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार, 84 के दंगे सबको याद है, 2002 के भी याद है, मुजफ्फरनगर भी याद है, असम भी याद है, सबको याद है। तो कैसे आप बनाएंगे कि हाँ ठीक है, आप दूसरे से इस्तीफा मांगिए और खुद बने रहिए? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो राजनीति हम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जो स्तरीय राजनीति है उससे काफ़ी नीचे उतर के हम कर रहे हैं। अगर हमें राजनीति करना है और राजनीतिक लाभ लेना है तो और हम अगर ये समझ रहे हैं कि जनता हमारे इन बातों से हम उनको बरगला सकते हैं, मेरे ख्याल में अब जनता काफ़ी जागरूक हो चुकी है। और ये जो अभी दुबे जी जो कह रहे थे कि जनता को विकास से और इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं है, उनको तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी से मतलब है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देश के कोने कोने में बहुत दूर तक मैं जाके देख चुका हूँ, जनता बहुत जागरूक है, जनता को सब चीज़ें पता होती है, जनता पॉलिटिकली अवेयर है और जनता चाहती है कि कोई नेता ऐसा आए जो कि भारत की जो दुर्बल नेतृत्व है वर्तमान में, उससे निकाल के हमें एक सक्षम नेतृत्व दे सके, जिससे कि भारत में रोजगार बढ़ सके, भारत का विकास हो सके, पूरे औद्योगिक जगत में विकास आ सके, लोगों के पास पैसे आ सके और पूरे देश को हम जिस राह पे ले जाना चाहते हैं उस पे हम ले जा सके। राहुल गांधी जी ने एक बात और कही कि हम गरीबी दूर करने में लगे हैं, बीजेपी वाले गरीबों को दूर करने में लगे। अब इसकी सत्यता क्या चेक की जाए? योजना आयोग के आंकड़े आप जानते हैं। इंदिरा गांधी जी का 1971 में इंदिरा गांधी ने कहा गरीब हटाओ, उस गरीबी हटाओ जी, है ना। और उसके बाद से जो है गरीब हटते चले गए और आज जो है गरीबों की संख्या जो है, अगर सरकारी आंकड़े को ले, जो फूड बिल के साथ उन्होंने लाया है जो 67% का है, 81 करोड़ का जो आंकड़ा है, जो 71 में जो पॉपुलेशन थी या 90 में जो पॉपुलेशन थी उसके बराबर है और 71 के पॉपुलेशन से कई गुना ज्यादा है। तो सवाल यह है कि इतने सालों में फूड सिक्योरिटी बिल के लिए शिवाजी नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि फूड सिक्योरिटी बिल के लिए हम कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि लोगों में ये अफोर्डेबिलिटी नहीं है, कोई अपना खाना को जुटा सके, उस सेंस में है वो। और अगर 71 से लेके आज तक कुछ समय का अंतराल छोड़कर सरकार जो है कांग्रेस की रही है और अगर गरीब देश में बढ़ते गए और गरीबी बढ़ती गई, ये कह रहे हैं 5 रुपए में खाना मिल जाएगा, कोई एक नेता कहता है 12 रुपए में भरपेट मिल जाएगा, कोई तो कह रहा है तो दिल्ली में इतने लंगर चलते हैं कि आप रोजाना खा सकते हैं। इससे बड़ी शर्मनाक राजनीति क्या हो सकती है? गरीब का मजाक उड़ाना हुआ। इस देश में आम आदमी आज एक वक्त भी खा ले वो बड़ी बात है। जगदीश मुखी जी, ये बात क्यों कही जा रही है? आपके गुजरात में भी ये आंकड़े आए हैं, 11 रुपए और 17 रुपए के आंकड़े आए हैं। मोन्टेक सिंह अहलुवालिया साहब ने 27 रुपए 32 रुपए का आंकड़ा दिया। कौन गरीबों को हटा रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहली चीज जो इन्होंने ये कहा है कि हम ये बिल लाए हैं, लोकपाल बिल लाए हैं, ये इनको ध्यान में रहना चाहिए। पूरे देश के अंदर एजुकेशन करके इनको मजबूर किया गया। ये तो कभी नहीं लाना चाहते थे, 20 साल से पड़ा हुआ है। ये तो पब्लिक ने मजबूर किया, गले पर अंगूठा रख के इनसे बिल लाया गया और बिल पास कराया गया। इनका क्रेडिट इनको नहीं जाता किसी भी पास हमने किया मुखी साहब। और 2005 में आरटीआई हम लाए थे, वो सबसे पहले करप्शन क्रूसेडर बना था। करप्शन को रोकने के लिए सबसे पहले आरटीआई कांग्रेस लाई थी। बाद में जवाब दीजिए। और लोकपाल बिल बाद में, लोकपाल और लोकायुक्त बिल भी हम ही पार्लियामेंट में। मुझे पूरी बात करने दीजिए जरा।
जी बोलिए। मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा था कि जो आप बार बार बात कह रहे हैं, गड़े मुद्दे उठाने वाली बात, मैं आपसे सहमत हूं। आज जरूरत इस बात की है, भारतीय जनता पार्टी ने भी ये चुनाव लड़ने का जो पूरा ढांचा दिया है, जो अपनी विचारधारा दी है कि हम महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए उसके यही हमारे चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं, विकास का मुद्दा रहने वाला है। नहीं सर, आपने मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि गुजरात सरकार में जो आंकड़े आए 11 रुपए 17 रुपए के, वो किसने बनाया? 11 रुपए रोज कमाने वाला आदमी गरीब नहीं है, गरीबी रेखा के ऊपर है। सरकारी आंकड़े नहीं बताया आपने, तो बताया वो किसी संस्था आपके ही मंत्रालय के आंकड़े हैं, आपके ही सरकारी विभागों के आंकड़े हैं। संस्था ने निकाले हैं, किसी एनजीओ के बताया, उनके निकाले हुआ, सरकारी आंकड़े नहीं है वो गलत हैं, वो गलत है। सरकारी आंकड़े नहीं है, तो एनजीओ के निकाले हुए आंकड़े नहीं, आप गलत कह रहे हैं। वो सरकारी आंकड़े नहीं है जी। गुजरात सरकार का ये एक्सप्लेनेशन है उसमें, नहीं, सरकारी ये आंकड़े प्लानिंग कमीशन ने भेजे थे और उसमें चेंज नहीं किया गया, तो हमको यही प्रेजेंट करने पड़ रहे हैं। यूपी और बिहार से लोग आ जा रहे हैं, इसलिए गरीबों की संख्या बढ़ जा रही है। तो क्यों ना अच्छा हो कि जो उल्लू बनाने वाली बात है, सभी नेता आमने सामने बैठ जाएं एक मंच पे और साफ बहस हो जाए, कौन किसको उल्लू बना रहा है ये पता चल जाए। एक बार ऐसा भी तो होना चाहिए जगदीश मुखी जी। निश्चित रूप से हम हमेशा हमारे दरवाजे खुले, आप मंच का ऑर्गेनाइज कीजिएगा, हम बैठ करके इनके सामने फेस टू फेस डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, किसी भी मंच पर जाने के लिए तैयार हैं। तो तैयार है, हम बिल्कुल तैयार हैं इनके साथ बहस करने के लिए। चलिए चैनल 1 पे कम से कम ये वादा ही कर लीजिए कि खुले मंच पर ये बैठक हो जाए। शिवाजी सरकार साहब बहस करने के लिए तैयार है, लेकिन और किसको उल्लू बना रहा है, आंकड़ों के साथ वो बहस हो जाए, आंकड़ों के साथ हो जाए। रिक्वेस्ट ये है, थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के जो भी नुमाइंदा हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ के आए, जिससे मुझे झूठा नहीं बना सके, और अगर मैं झूठा हूं तो मेरी साबित हो जाए, और अगर वो झूठे हो तो वो साबित हो जाए। आपके झूठे ये हम सब तथ्यों के साथ आएंगे मुखी साहब इस बार, आप मैं ये फेस एविडेंस के साथ। शिवाजी सरकार साहब है कोई जो तय करे इस बहस में कौन जीता कौन हारा? बड़ा गजब का ट्रैक बना रहे हैं लोग आने वाले लोगों के लिए। ठीक है, मैं आपसे सहमत हूं इस बात के लिए। देखिए आप मंच ऑर्गेनाइज कीजिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सहमत है। ठीक है सर, मैं करूंगा, पार्टी के सामने बैठिए, डिस्कशन करेंगे। करूंगा सर, करूंगा, बुलाऊंगा आप ही को जी। देखिए इस देश में जो जगदीश मुखी जो कह रहे हैं, जो आंकड़े आते हैं वो कहीं ना कहीं योजना आयोग के तहत से ही आते हैं, और उन आंकड़ों पे बहस करना जो है, और आंकड़े वो कैसे बनाते हैं, और दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठ के जैसे बनाते हैं, वो एक मुद्दा है जिसको मेरे ख्याल में आने वाले सरकार को विचार करना पड़ेगा कि क्या योजना आयोग जनता से कटकर आंकड़ों के जरिए सब कुछ तय कर सकती है या नहीं। और मेरे ख्याल में जो पॉलिसी पैरालिसिस की बात अभी कमलकांत कह रहे थे, पॉलिसी पैरालिसिस की शुरुआत यहीं से होती है कि योजना आयोग को पंडित नेहरू ने बनाया था एक थिंक टैंक की तरह। सवाल यह है कि जब थिंक टैंक फेल हो जाता है तो आगे क्या हो? तब ये समस्याएं आती है। उस थिंक टैंक को हम कैसे, देखिए थिंक टैंक की आवश्यकता है, पर थिंक टैंक को हम कैसे मजबूत करें, मेरे ख्याल में देश की जनता इसको भी जानना चाहती है। ठीक है सुलेमान जी, जल्दी से आखिरी प्रतिक्रिया, समय की कमी है, हम कैसे ये तय किया जाए और कैसे इस बहस को थोड़ा स्वस्थ बनाया जाए, ईमानदारी से बताइए। देखिए सिर्फ साफ बात यह है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी नीतियों के जरिए पिछले चुनाव में भी उतरी थी और विकास किया है, इस चुनाव में भी अपनी नीतियों पॉलिसीज के साथ उतरेगी। हमारी लड़ाई है वो एक करप्शन से है और एक आइडियोलॉजी से है जो इस देश को बांटने का काम कर रही है, और हमारी पार्टी इंटीग्रेट। ठीक है, आइडियोलॉजी हो लेकिन गड़े मुर्दे न उखाड़े जाए, कम से कम ये भी तो रखिए, ये नैतिकता भी तो रखिए। तारीख में लिख गई, वो हमेशा के लिए लिख गई। ठीक है अगर सर, कोई ऐसी बात आएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। लिख गई, लेकिन लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है। कमलकांत जी जल्दी से। हाँ, तारीख की आंखों ने वो दौर भी देखा है। जो ये मुद्दे उठाए जाते हैं, हमको ये नहीं भूलना चाहिए, उसका एक बैकग्राउंड था। 47 था, एक डिवीजन हुआ था, और उस समय हिंदू मुस्लिम कम्युनल राजनीति दोनों तरफ से चल रही थी। एक मुस्लिम लीग थी जो देश तोड़ने पर उतारी थी। कांग्रेस का एक स्टैंड, कांग्रेस को मुस्लिम लीग हिंदू पार्टी कहा करती थी, कभी भी सेकुलर पार्टी नहीं कहती थी, उसको हिंदू पार्टी मानती थी। और एक एक्सट्रीम हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी जो आरएसएस के जरिए आई, जो एक्सट्रीम हुई, जिसने मुस्लिम लीग टाइप की राजनीति की। कांग्रेस ने नहीं की, लेकिन उसने मुस्लिम लीग टाइप की राजनीति। समय की कमी है, तो उस समय जब डिवीजन हो गया तो इस तरह की बातें आई, और पटेल साहब को भी निश्चित रूप से अगर गांधी जी जैसे व्यक्ति की हत्या हुई तो इस तरह के बयान आएंगे, लेकिन वो आज के कंटेक्स्ट में उनको रियल सेंस में देखा जा सकेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो निरर्थक है, क्योंकि एक बैकग्राउंड निरर्थक है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का बेबाक बहस में हिस्सा लेने के लिए। जगदीश मुखी साहब बहुत शुक्रिया आप सभी का।
लेकिन बहस हो, बयानबाजी भी हो, स्वस्थ हो, कम से कम आने वाली पीढ़ी को इतना दीजिए। बाकी तो गरीब, तो भाषा भी स्वस्थ हो, गरीब तो बने ही है। बहुत शुक्रिया।